तो बच्चों परमाणु संरचना चैप्टर में पिछले टर्म पे हमने बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार बोर के नियम के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखा था। साथ में मैंने बोला था कि एक आफाव का नियम का जिक्र किया था, वो आज हम सीखेंगे। तो बोर के परमाणु नियम के अनुसार हमने जो सीखा उसके बाद मैंने तुलना की थी आफाव के नियम से। तो आफाव के नियम से हम कैसे करते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन रहता है। तो बोर का नियम आप सीख चुके हैं, आफाव से हम आज सीखेंगे। आफाव का नियम क्या होता है? आफाव एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब है टू बिल्डअप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका अर्थ है टू बिल्डअप, मतलब निर्माण करना। ठीक है, आफाव कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ठीक है, तो इसका का नियम, ठीक है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं टू बिल्डअप, हिंदी इसकी निर्माण करना। क्या कहता है ये नियम कहता है यदि हम हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक इकाई धनावेश की वृद्धि करें, बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, तो इससे हम किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये नियम ये कहता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, जो सबसे सूक्ष्म परमाणु है हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो अगर हम उसके हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक इकाई धनावेश की वृद्धि करें, दैट मीन्स एक प्रोटॉन की वृद्धि करें, एक इकाई धनावेश प्रोटॉन में ही होता है। ठीक है, तो उसने थोड़ा टिपिकल कर दिया, और तो उसने कहा प्रोटॉन ना कह के उसने एक इकाई धनावेश कहा। तो हम हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक इकाई धनावेश की वृद्धि करें और बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, तो हम किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हम लिख सकते हैं 1s1। ठीक, अब इसके नाभिक में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ये, इसमें आपका ये हाइड्रोजन का ही परमाणु है, इसके नाभिक में एक इकाई प्रोटॉन है और एक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इसके नाभिक में एक इकाई धनावेश की वृद्धि करो, मतलब एक इकाई धनावेश की वृद्धि कर दी और एक बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो अब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? परमाणु क्रमांक क्या सिखाया गया आपको? किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो अब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 2।
तो परमाणु क्रमांक 2 हो गया और एक परमाणु क्रमांक का पीरियोडिक टेबल में एक ही तत्व है। तो जब एक ही तत्व है तो एक परमाणु क्रमांक किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो किसका होता है? हीलियम का। तो ये किसका परमाणु बन गया? हीलियम का। तो 2He, ठीक है। और इसका लिखेंगे 1s2, ठीक है। अब मान लो इसके नाभिक में एक और वृद्धि करें और बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 3। और 3 किसका होता है? लिथियम का। तो हो गया 1s2 2s1, ठीक है। तो फिर एक की करें वृद्धि और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन डाल दें, तो किसका होगा? 4 का। तो ये किसका होगा? बेरिलियम का। इसी तरीके से सो आप नाभिक में इलेक्ट्रॉन इकाई धनावेश वृद्धि करते जाइए, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, तो आपको जो हमारे अब तक हमको जो 118 तत्व ज्ञात है उनके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमको अब तक 118 तत्व ज्ञात हुए हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उसने इसको ही बोला है, यदि हम किसी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक इकाई धनावेश की वृद्धि करें और बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालते जाएं, तो हम किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? आपका नियम है। तो अब इसको ऐसे, अब जैसे मैंने तो लिख दिया 1s1 1s2 1s2 ये, तो इसको लिखने के लिए इसको सिंपल बनाने के लिए एक किरण आरेख दिया गया है, उसके द्वारा हम किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन अफबाव के नियम के अनुसार हम उसका इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको सीखेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप इतना याद कर लीजिए कि जो परमाणु होता है उसमें नाभिक होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कोश होते हैं। ये मैं बिगनिंग में ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में बता चुका हूँ। और नाभिक के पास वाला कोश पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L से करते हैं, इसको M से करते हैं, इसको N से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमने निकाली थी 2n² से, किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो और जो कोश होते हैं, तो कोश को रिप्रेजेंट किया जाता है K L M N से, ठीक है। अब कोश और ज्यादा छोटे छोटे कोशों से बने होते हैं, कोश को बोलते हैं इसमें शेल, ठीक है। और छोटे बोले इनको बोलते हैं कोश, ठीक है जी, इनको बोलते हैं सब सेल। ये 4 प्रकार होते हैं, स्मॉल s p d एंड l। ये यहाँ तक ये याद कर लीजिए आप, तो थोड़ा और याद कर लीजिए। कोश होते हैं और बने होते हैं और कक्षकों से, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। इनको हम आगे पढ़ेंगे। इस समय समझने के लिए आप वहाँ तक समझ लीजिए। कोश उनको रिप्रेजेंट किया जाता है K L M N से, और जो हमारे कोश होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल s p d f से, ठीक है। अब s p d f, ठीक है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, P में 6 रहते हैं, D में 10 रहते हैं, F में 14 रहते हैं, ठीक है। इन संख्याओं से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इनसे कम रह सकते हैं। तो 2 में 4 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। 4 का डिफरेंस है सारे में। ये कोई नियम नहीं है, बट आप याद करने का तरीका है। 2 में 4 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 4 जोड़ो 14, 2 6 10 14 याद हो जाएगा, बार बार आएगा ये। तो इतने, इनसे ज़्यादा नहीं रहेंगे, इनसे कम रहेंगे। तो आप याद कर लीजिए। अब इसको करिए 1, पहले कोश के लिए 1 और S ले लीजिए।
दूसरे के लिए 2 पोज ले ली 2s 2p, तीसरे के लिए 3 ले ली 3s 3p 3p, एक एक बढ़ाते जाइए 4s 4p 4d 4 है। अब 4 से ज़्यादा तो है नहीं तो ये 5s 5p 5d 5 6s 6p 6d 6 है 7s 7p 7d। ठीक है, ध्यान केवल इसमें इतना रखना है, ये लाइन सीधी होनी चाहिए और ये लाइन सीधी होनी चाहिए और ये शिक्षा का काट दीजिए। इसके सारे आप सारे का सारा लिख सकते हैं। पहले तीर के पूंछ से सिर की तरफ चलिए, जो आए उसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फिर दूसरे सिर के इधर को चलिए, जो आए इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, तीसरे के चलिए आप जो आए इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ठीक है, तो जैसे एक का हम भर के देखते हैं, मान लीजिए 10 का लिखना है हमको 10 नियॉन का, तो क्या है पहला तीर चलिए 1s आ रहा है 1s, अब ऐसे कितने रह सकते हैं 2 भर दीजिए कॉमा, दूसरे तीर पाई कौन आ रहा है 2s, तो 2s पे कितने ऐसे कितने रह सकते हैं तो 2sp, अब हमारा इस खत्म हो गया तो 2p, अब 10 थे हमारे पास 4 भर गए तो p में कितने रह सकते हैं 6, लेकिन 10 में से 4 भर गए तो कितने बचे 6, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 20 का लिखना है, कैल्शियम, तो वही 1s 2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 के बाद क्या है 3s 3s2, ये खत्म हो गया, फिर आइए 3p6, फिर आइए 4s2, गिन लीजिए कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 का। आप ऐसे ही लेते जाइए, कुछ नहीं करना है, तीर के पूंछ की तरफ से चलिए सर की तरफ, जो आता जाए जो संख्या वो बढ़ते जाइए और ये इस तरीके से आपका लिख जाएगा। सपोज जैसे ये 19 का होता तो यहाँ 2 1 भर देते, एक कर देते, इन संख्या वो जो ऊपर संख्या है उससे कम रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। इस तरीके से हम किसी भी जो हमारा परमाणु है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं आपभाव के नियम के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका आपभाव का नियम था और इसके आधार पे हम किसी भी परमाणु का नियम लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद के केस हैं, वो हम आपको बता देंगे। जैसे मान लीजिए हमको 24 का दे रहा है कोई 24 का, तो हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, यही होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, और हमको 24 का ही लिखना है। तो जो अभी बताया गया उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि आधे भरे कोश, यहाँ लिख दिया हमने नोट करके, आधे भरे उपकोष बोल रहा हूं मैं, आधे भरे उपकोष कौन से, वो SPDF जो थे, कौन से थे हमारे उपकोष S P D और F, या पूर्ण भरे उपकोष। कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं,
ठीक है, मतलब S में या तो एक इलेक्ट्रॉन रहे या कितने रहे 2, तो ये स्थायी होगा। P में या तो 3 रहे या कितने रहे 6, तो स्थायी होगा। B में या तो 5 रहे या कितने रहे 10, तो स्थायी होगा। और F में कितने रहे 7 रहे या कितने रहे 14, तो क्या होगा, ये स्थायी होगा। तो आधे भरे कोश या पूर्ण भरे कोश होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो D है, D में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और 4s जो है उसमें कितने हैं 2, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको खुदा मतलब जंप करा दे 4s में तो उसका 5 हो जाएगा। और 2 का आधा कितना होता है 1, तो s अगर एक इलेक्ट्रॉन दे 2 उसका फुलफिल है, 2 की कंडीशन में पूर्ण भरा हुआ है वो, दैट मीन्स वो स्थायी है। लेकिन अगर वो 1 दे रहा है तो भी वो स्थायी है, क्योंकि आधी भरी कंडीशन में और पूरी भरी कंडीशन में कोश क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो उसने अच्छे पड़ोसी का रोल निभाया और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो इसका हो गया, ये क्या है, ये आपका क्या है, गलत वाला, और सही वाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा सही। ठीक है, ऐसे एक आता है आपके यहाँ 29 का, तो जगह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये क्या होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 9 है, अगर ये 10 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा भर जाएगा, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 10, इसमें कितने थे 2, इसमें कितने थे 6, इसमें कितने रहते थे 10, इसमें कितने रहते थे 14, तो या तो इसमें 5 हो या 10 हो, तो कितना हो जाएगा 10 करने के लिए एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, जंप करा रहा है, ये हो जाएगा 4s1 और 3d10, पीछे का ऐसा ही रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 ठीक है। तो ये स्पेशली ये आपके अपवाद वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है 11th वाले के लिए। आप आपके नियम के हिसाब से 24 और 19 के इलेक्ट्रॉन चुन सकते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं वो मैंने बता दिया, आधे भरे कोश या पूर्ण भरे कोश ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देता है पीछे वाले में, और इस तरीके से वो खुद आधा भरा हो जाता है और उनको आधा भरा या पूर्ण भरा कर देता है, इस तरीके से वो सब स्थायी हो जाता है। ठीक, अब आते हैं धनायन और इलेक्ट्रॉन, धनायन और ऋणायन इलेक्ट्रॉन। सेम है कि धनायन क्या होता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है तो वो धनावेशित हो जाता है, ग्रहण करता है तो ऋणावेशित हो जाता है। जितने परमाणु का त्याग करता है उस पर उतना ही धनावेश आ जाता है, और जितने परमाणु को ग्रहण करता है उतना ही ऋणावेश आ जाता है। तो सपोज जैसे हमको मान लीजिए 11 का लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया 1, अब मान लो उसे कर दिया Na+, ठीक है। तो ये इसके बाहर का निकाल दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s, या इसको बिल्कुल ना लेके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बाहर क्वेश्चन का हमने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 2 प्लस होगा 2 निकाल देंगे 3 प्लस होगा 3, ठीक है। अब मान लीजिए 26 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6, ठीक है। अब वो कर दें Fe3+ का, अब यहाँ पे समझना है 3+, तो क्या करेगा बच्चा,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3p3। उसने इसमें से 3 निकाल दिए, जो मैंने बताया उसके हिसाब से सही है, लेकिन नहीं, ये गलत है। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि बाह्य कोश कौन सा है। बाह्य कोश में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो संख्या है, जैसे ये लिखा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा होगा 1s2, तो ये संख्या होती है कोश की संख्या। ये होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये तो है ही कोश, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, पूछे कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखेंगे 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में कितने हैं, 8। तीसरे कोश में कितने हैं, ये तीसरे का, ये तीसरे का, ये भी तीसरे का। ये सबसे आखिर में लिखा है, तो आप लोग ये समझते हैं कि आखिरी ये वाला कोश ही है। हम किससे देखेंगे, ये जो पीछे संख्या लिखी इससे कोश पता करेंगे। तो तीसरा कोश हमारा कौन सा है, ये और ये कितने हैं, 2 6 8 और 6 14, और चौथे में कितने हैं, 2। चौथे कोश में कितने हैं, के कोश में हमारे पहले कोश में हुए 2, एल में हमारे कितने हुए 8, और एम में कितने हुए 14, और एन में कितने हैं आपके, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन क्या रहता है बच्चे हमसे, क्योंकि ये एम में लिखा हुआ है तो ये इसमें से निकाल देंगे, तो हमको कितने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, हम पहले किसमें से निकालेंगे, इसमें से 2 पहले बाहरी कोश में से निकालेंगे, 4s0, और एक इसमें से निकालेंगे 3b, पीछे कैसे लिखा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, हो गया। इस तरीके से ध्यान नहीं रखना है, इसको ये समझ में आ गया, उसको समझाया। मतलब क्या है, आप ये चेक करेंगे बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो उसके पीछे वाले में से निकालेंगे, क्योंकि ये बाहर लिखा होता है तो लोग यहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन ये क्या है, बाह्यतम कोश हमारा मतलब चौथा है, तो आप परमाणु बनाएंगे इस तरीके से, नाभिक है, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश। तो चौथा कोश है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इलेक्ट्रॉन से पहले इसमें से जाएगा ना, इसमें से। अब ये वो 3d किसका है, 3s 3p और 3d, वो तो तीसरे कोश का है ना, चौथे में तो नहीं। तो चौथे में से निकालेंगे, फिर एक इसमें से निकालेंगे, ये तरीका है। और अगर आप बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स लिखना भूल जाते हैं, मतलब उसमें गड़बड़ होती है, तो आप आफाओं का नियम का रफ पे बना लो, उस पर इसको लिख लो, और देखो ये बोर के हिसाब से लिख रहे हैं, ये लिखा होगा, ठीक है। इससे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोर वाला भी इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, जो सीख गए हैं बहुत अच्छी बात है। अगर कंफ्यूज होते हुए एग्जाम में तो प्रणाली का रफ बनाइए, उसको बना लीजिए, लिख लीजिए, और इससे बोर का ये बिल्कुल सटीक निकलेगा, गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, आप अपना नियम खत्म हो गया, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है। उसके आगे आप